तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा कि सर्वे क्या होता है, सर्वे के साथ साथ क्या क्या उसके क्लासिफिकेशन है, क्या प्रिंसिपल होता है और स्केल्स कौन कौन से प्रकार की स्केल्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, स्केल के टाइप्स वगैरह ये सब हम लोग ने पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीनियर मेजरमेंट, रेखिक मापन। रेखिक मापन में क्या क्या पढ़ना है, चेन और टेप, जरीब फीता, चेन सर्वे, जरीब सर्वेक्षण, इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चेन सर्वे में प्रयोग किए जाते हैं, उपकरण बहुत सारे हमें देखने हैं, टेप करेक्शन, फीते में कौन कौन से संशोधन किए जाते हैं, इनके बारे में। तो फिर इसमें से पहला टॉपिक हम लेते हैं चेन्स, जरीब। तो जरीब कौन कौन से प्रकार की जरीब होती हैं, 4 प्रकार की आपको चेन्स होती हैं, जिसमें से 3 ये आपको लिखी हैं, चौथी अभी इसके बाद बताएंगे। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी होंगी, इंजीनियर चेन। इंजीनियर चेन्स जनरली 100 फीट की होती है लंबाई और 100 लिंक्स होते हैं। गंटर्स चेन 66 फीट की होती है, 100 लिंक्स उसमें होते हैं। 10 गंटर चेन बराबर 1 फरलॉन्ग माना जाता है और 80 गंटर चेन के बराबर 1 मील। इसी प्रकार रेवेन्यू चेन की बात करें तो रेवेन्यू राजस्व चेन, राजस्व जरीब हमारी प्रयोग की जाती है भूकर सर्वेक्षण में, कैडेस्ट्रियल सर्वे में, जो कि जनरली आपने गांव वगैरह में देखा हो, लेखपाल वगैरह या फिर कहते कहीं भी भूकर के सर्वेक्षण के लिए जो प्रयोग की जाती है तो वो हमारी राजस्व चेन का प्रयोग किया जाता है। 33 फीट लंबाई होती है इसकी और 16 लिंक्स होते हैं। मेन कंसेप्ट ये होता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी इन्हीं लिंक्स और लंबाई के बारे में चेन्स की। तो अब कैसे याद रखा जाए, तो ये कह सकते हैं हम, इनको याद करने का तरीका है एक छोटा सा, ये कह दें तो थोड़ा सा अगर आपने पढ़ रखा है तो ये तो आपको कंफर्म है कि 100 फीट आप कहोगे 100 लिंक हो गए, ठीक। दूसरा ये याद रहता है कि 66 फीट 100 लिंक। तीसरा ये याद रहता है कि 33 फीट इसी का आधा और 16 लिंक्स, ठीक। चौथा मैट्रिक की बात हम लोग करेंगे अभी। तो इसमें से अब कैसे याद रखें, तो ये कह सकते हैं कि भाई इंजीनियर्स, आप सभी इंजीनियर्स हैं, अपना 100% दे रहे हैं, इसलिए तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इंजीनियर्स होते हैं तो अपना 100 देंगे, 100% देंगे, बिल्कुल सही। तो फिर बात करेंगे कि इनकी चेन की लेंथ और कड़ियाँ कितनी होती है, 100। गंटर्स चेन की बात करें तो गंटर्स आपने देखा, गंटर्स यानी कि जी कुछ ऐसे बनेगा 6 की तरह, 66। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 66 फीट की होती है, 100 लिंक्स। रेवेन्यू चेन 33 फीट बची हुई, तो रेवेन्यू चेन 33 फीट 16 लिंक्स। इन पे आपका यही क्वेश्चन बनता है, इनकी लेंथ और कड़ियाँ पूछी जाती हैं। तो मीट्रिक चेन, मीटर चेन में हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले मीटर चेन होती किस चीज़ की है, तो गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर्स की बनी होती है, यानी कि जस्तागढ़ित स्टील के तार उसमें होते हैं। नेक्स्ट बात करें क्या लेंथ होती है उसकी, तो मीट्रिक चेन की लेंथ होती है 20 मीटर और 30 मीटर में पाई जाती है। वैसे तो 5 मीटर और 10 मीटर में भी होती है, लेकिन जनरली जो हम लोग सर्वे में यूज़ करते हैं या फिर कह दें कि सर्वे में जो बात करते हैं वो 20 मीटर और 30 मीटर की ही बात करते हैं। तो 20 मीटर पे लिंक्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ लिंक्स 100 लिंक। 30 मीटर की बात करें तो 30 मीटर पे 150 लिंक्स। जो लिंक्स की डिस्टेंस ली जाती है वो केंद्र से केंद्र के बीच होती है, आप भी देख रहे हैं 20 मीटर पे 100 लिंक्स। इसका मतलब कि जो केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी होगी, सेंटर टू सेंटर, वो 20 सेंटीमीटर की होती है, चाहे वो 150 लिंक 30 मीटर पे हो, चाहे वो 100 लिंक 20 मीटर पे हो। नेक्स्ट फिर होता है मेटेलिक ब्रास टैग। तो पीतल की टल्ली लगी होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं, प्रत्येक 5 मीटर पे। ये आप देख रहे हैं, तो ये एक चेन है, मेट्रिक चेन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये मेट्रिक चेन है, इसमें ये लिंक्स लगे हुए हैं आपके, ये एक हमारी ब्रास की रिंग लगी हुई है, प्लस एक ये हमारे लिंक्स है और ये हमारा मेटेलिक टैग है। तो मेटेलिक टैग का अगर बात करें तो मेटेलिक टैग के हमारे 5-5 मीटर पे होते हैं। ये ब्रास रिंग है, ब्रास रिंग हर 1 मीटर पे ब्रास रिंग दिया जाता है। 5 मीटर पे हमारा मेटेलिक टैग होता है पहला, 10 मीटर पे दूसरा, 15 मीटर पे तीसरा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 5 मीटर और 10 मीटर पे हैं, तो जो ये जो आपको नुकीला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, तो इसका अगर सिंगल है तो 5 मीटर पे, डबल है 10 मीटर पे, और अगर 3 है तो 15 मीटर पे, ठीक। जनरली ये 15 मीटर वाला आपका 30 मीटर चेन में आपको नजर आता है सेंटर पे, ठीक। नेक्स्ट बात करें कि अगर स्टैंडर्ड मानक तापमान कितना होता है इसी मेट्रिक चेन का, तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, और स्टैंडर्ड पुल यानी कितने खिंचाव पे रहती है, तो मानक जो तनन होता है वो 8 kg या कह दें 80 न्यूटन होता है। तो ये हम लोग ने बात की मीटर चेन की। नेक्स्ट बात करते हैं फिर टेप्स, फीता। तो फीते की बात करें तो फीते 4 प्रकार के होते हैं, क्लॉथ या लिनन टेप यानी सूती या फिर कपड़े का बना हुआ होता है,
जिसकी लंबाई होती है आपकी 10 से 30 मीटर और चौड़ाई होती है 12 से 15 सेंटीमीटर। दूसरा होता है मेटेलिक टेप, धात्विक फीता। तो धात्विक फीते में आपका सूती का कपड़ा होता है, तो ये दिक्कत क्या हो जाती थी कि ये खींचने पे फट जाता था और फैल जाता था। तो इस वजह से क्या किया गया, उसमें ब्रास या कॉपर, तांबा अथवा पीतल के तार बुन दिए गए, जिससे कि क्या हुआ कि सूत में ही जब ये तार बुन दिए गए तो थोड़ा सा खींचने में ये नहीं फटता था। लंबाई इसकी 10 से 30 मीटर होती थी, सेम वही है, बस उसमें मेटल के तार डाल दिए गए थे। नेक्स्ट फिर बात करें तो स्टील का टेप, लेकिन इसमें भी दिक्कत आने लगी थी क्योंकि है तो आखिर कपड़े का ही। तो इस वजह से क्या हुआ, स्टील टेप्स की जब इस्पात की बात आई तो इसकी इस्पात फीते की लंबाई 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 मीटर के अलग अलग आते हैं। इनकी चौड़ाई 6 से 10 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, स्टील टेप में एक प्रॉब्लम होने लगी कि इनका जो तापीय प्रसार गुणांक यानी कि थर्मल कोफिशिएंट था तो वो 12 × 10⁻⁻6 होता है इस्पात का वैसे, तो इसका ये बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण क्या होता था कि इसकी लेंथ बढ़ जाती थी गर्मियों में, और क्या होगा जब ठंड होगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा संशोधन करके इनवार टेप लाया गया। इनवार फीते में क्या हुआ कि ये मिश्र धातु होती थी, किसकी, निकेल और स्टील की। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इनवार टेप किसका मिश्र धातु होता है, तो स्टील और निकेल का परसेंटेज कितना होता है, तो निकेल हम 36% मिलाते हैं और स्टील 64%। इसकी लंबाई कह दें तो 30, 50, 100 मीटर की होती है। चौड़ाई की बात करें तो 6 mm का चौड़ा होता है ये टेप। अच्छा, इनवार में निकेल मिलाने से एक फायदा हुआ कि ये जो तापीय प्रसार गुणांक था हमारा, थर्मल कोफिशिएंट था, वो इनवार का क्या हुआ, घट गया। स्टील के तुलना में, स्टील के कंपैरिजन में 1/10 गुना घट गया। तो अब इनवार का कह दे अगर हम कि तापीय प्रसार गुणांक कितना होता है, तो 1.2 × 10⁻⁻6। तो हम लोग बात करते हैं चेन सर्वे, जरीब सर्वेक्षण की। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके जरीब सर्वेक्षण में दिए हुए हैं जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमने कोई भूभाग लिया हुआ है, तो जरीब सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले बात करें तो क्वेश्चन जैसे कि जो बनेंगे, प्रिंसिपल, सिद्धांत। जरीब सर्वेक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ट्रायंगुलेशन, त्रिकोणीय, ठीक। यानी कि जो भी हमारा भूभाग होता है उसको हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ट्रायंगल्स में हम लोग डिवाइड करके उसका मेजरमेंट या फिर सर्वेक्षण कर सकते हैं, सर्वे। तो इसमें अब हम क्या क्या होता है हमारा, कुछ तो हमें मुख्य स्टेशंस मानने पड़ते हैं, मेन स्टेशंस, जैसे कि हमने ABCDE, इनको हमने मेन स्टेशंस माने हैं, ये हमारे मेन स्टेशंस हो गए। फिर मुख्य सर्वे लाइन, यानी कि मेन सर्वे लाइन, मुख्य सर्वेक्षण रेखा। तो मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं की बात करें तो हमारे जो मुख्य सर्वेक्षण स्टेशंस हैं उनको जोड़ने वाली रेखा हमारी कहलाती है मुख्य सर्वेक्षण रेखा, यानी कि मेन सर्वे लाइंस। जैसे कि हमारी इसमें AB हो गई, BC है, CD, DE, EA, ये सारी हमारी क्या है, मेन सर्वे लाइंस। नेक्स्ट बात करें तो टाई स्टेशन या सब्सिडरी स्टेशन, सहायक स्टेशन की बात करें तो सहायक स्टेशन ये हमारे A और B स्मॉल में जो दिखे हुए हैं ये हमारे सहायक स्टेशन हो गए। सहायक स्टेशन हमारे सिर्फ सहायता करते हैं या किसी भी आंतरिक क्षेत्र के कोई भी इंटीरियर अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए हमारे काम आते हैं टाई स्टेशंस, जैसे कि A और B हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं टाई लाइन, सब्सिडरी लाइन, सहायक रेखा। तो सहायक रेखा की बात करें तो वही टाई स्टेशंस को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, टाई रेखा, यानी कि सहायक रेखा। नेक्स्ट फिर आता है बेस लाइन, आधार रेखा। तो आधार रेखा, इस पे बहुत बार या फिर कहते हैं हम हर एग्जाम में कोई कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर बनता है या बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आधार रेखा क्या होती है, तो ये हमारे क्षेत्र की वो सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी रेखा होती है जो ये कह सके हम कि अप्रॉक्स लगभग वो क्षेत्र के सेंटर से गुजरती है, तो उसी को हम मानते हैं सबसे हमारी लंबी रेखा, आधार रेखा या बेस लाइन। नेक्स्ट होता है चेक लाइन, प्रूफ लाइन या जांच रेखा, प्रमाण रेखा किसे कहते हैं, तो ऐसी रेखा जिससे हम अपनी कार्य की शुद्धता, एक्यूरेसी को की जांच कर सके तो उसे हम कहते हैं चेक लाइन या प्रूफ लाइन। जैसे कि हमारी ये है, तो चेक लाइन हमारी जो हमारी ड्राइंग पे होनी चाहिए लाइन, वही हमारी उस भूभाग में भी होनी चाहिए उतनी ही उसकी, तो उससे हमें चेक हो सकता है कि भाई क्या हमारा सर्वेक्षण जो हमने किया है वो सही है कि नहीं, तो शुद्धता की जांच के लिए ही चेक लाइन की जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके जरीब सर्वेक्षण चेन सर्वे में आते हैं। तो अब बात करते हैं अपरेटस, यानी कि चेन सर्वे में कौन कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है।
तो सबसे पहले तो चेन सर्वे की बात कर रहे हैं, तो चेन या टेप की, जरीब या फीते की मदद से। तो जरीब या फीते को हम लोग ने अभी पढ़ा कि कौन कौन से प्रकार के जरीब होती हैं, कौन कौन से प्रकार के फीते होते हैं, टेप और चेन्स के बारे में देखा। नेक्स्ट बात करते हैं रेंजिंग रॉड, आरेखन छड़। तो आरेखन छड़ में 2 से 3 मीटर की लंबाई होती है इनकी, और जो क्वेश्चंस बनता है वो ये पूछता है कि आपसे कितने सेंटीमीटर ये बैंड्स होते हैं, उसमें 20 सेंटीमीटर के। यानी कि एक आरेखन छड़ की हम बात करें तो आरेखन छड़ में ये इस तरह से बैंड्स होते हैं आपके अल्टरनेट, यानी कि एक एक छोड़ के। तो वो किस कलर के होते हैं, या तो रेड और वाइट होंगे यानी कि लाल और सफ़ेद, या तो फिर ब्लैक और वाइट, काली या सफ़ेद कलर की धारियाँ उसमें होंगी। कितने कितने सेंटीमीटर के, ये 20-20 सेंटीमीटर की होती हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं तो सुए यानी कि एरो। तो जनरली जब सर्वेक्षण करने जाते हैं तो सर्वेयर अपने असिस्टेंट को 10 सुए लेकर चलता है। 10 इसलिए होते हैं कि आपके सुए छोटे छोटे होते हैं, अगर कहीं पे गाड़ दिए या आपको गिनती भूल गए आप सुए गाड़ते वक्त, लगाते वक्त, तो ये रहता है कि आपको इतना कंफर्म होता है कि हाँ हम 10 लेकर चले थे। अगर हमारे हाथ में 4 हैं तो यानी कि 6 हम यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, सुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है, टू मार्क द एंड ऑफ द ईच चेन, यानी कि जितनी हम लंबाई एक चेन हम प्रयोग कर रहे हैं तो एक सुआ वहाँ पे गाड़ देते हैं, फिर उसके अगले ही हम दूसरी चेन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अगर हम काउंटिंग भूल भी जाए तो हमें सुओं की मदद से याद रहता है कि कितनी नंबर ऑफ चेन्स हमने या तो कितनी चेन की हैं सर्वेक्षण के लिए, प्रयोग की हैं, मतलब प्रयोग इन द सेंस कि कितनी चेन जो है ना हमने नापा है। नेक्स्ट फिर फ्लैग्स, झंडियाँ। तो झंडियाँ जब भी हमारा रेंजिंग रॉड्स की बात कर रहे थे, आरेखन छड़, तो आरेखन छड़ से जब भी हम दूरी किसी भी चीज़ की देखते हैं, किसी भी क्षेत्र की में दूरी की बात करते हैं, तो अगर रेंजिंग रॉड आपकी पता है कि 2 से 3 मीटर की होती है और 200 मीटर की दूरी पर होता क्या है कि ये रेंजिंग रॉड हमें प्रॉपर्ली सही से नहीं नजर आती है, तो जिसके कारण हमें क्या करना होता है कि ये फ्लैग्स, झंडियों का प्रयोग करते हैं हम। तो रेंजिंग रेडिस्टेंस एक्सीड्स 200 मीटर, यानी कि आरेखन दूरी जब भी 200 मीटर से अधिक हो जाती है तो हमें फ्लैग्स, उसके ऊपर हम फ्लैग्स, झंडियाँ लगाते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं पैक्स, खुटियाँ। तो 15 सेंटीमीटर की लंबाई की खुटी होती हैं, जिनका सेक्शन जो होता है यानी कि टॉप पार्ट कहते हैं, तो वो 3x3 या 5x5 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन। ये हमारे किस काम आती हैं, पैक्स, खुटियाँ। तो ये स्टेशंस को चिन्हित करने के लिए काम प्रयोग में लाई जाती हैं, स्टेशन की कहते स्थिति बताने के लिए। नेक्स्ट ऑफसेट रॉड, अंतर्लंब दंड। तो ये 2 मीटर की लंबाई इनकी होती है और सेम वही काम इनका भी होता है कि जैसा कि आपने रेंजिंग रॉड में देखा 20-20 सेंटीमीटर के बैंड्स होते हैं, तो सेम वैसे ही इसमें भी आरेखन छड़ में अंतर्लंब दंड में, ऑफसेट रॉड्स में भी 20-20 सेंटीमीटर के क्या होते हैं, आपके बैंड्स होते हैं। ठीक, अच्छा क्या काम आता है, तो ये छोटी दूरी मेजर करने के लिए, शॉर्ट ऑफसेट डिस्टेंस मेजर करने के लिए ऑफसेट रॉड्स का काम होता है, या छोटी दूरी मापने के लिए कह दे। और जनरली क्या होता है कि ऑफसेट में ही आगे एक हुक भी लगा होता है, जिससे कि कहीं झाड़ियों वगैरह में अगर हमारी चेन फंस गई तो उससे हम क्या कर सकते हैं, चेन को अपनी छुड़ा सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं प्लम बॉब, साहुल। तो साहुल का एक आपको बहुत अच्छा पता है कि भाई साहुल किस काम में आता है, प्रयोग में देखा होगा आपने मिस्त्री वगैरह को कि वो क्या है, एक लट्टू टाइप का, एक त्रिकोण शंकु आकार का, यानी कि कोन टाइप का एक लिए रहता है और उस पर धागा बंधा होता है, तो वही हमारा साहुल कहलाता है। प्लम बॉब किस काम में आता है, केंद्रण के लिए काम आता है, सेंटरिंग के लिए। हमें पता है कि कोई भी चीज़ है तो न्यूटन ने बताया था भाई कि सेब गिरा पेड़ से तो क्यों नीचे गिरा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण। तो यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण कह दे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भी चीज है तो वो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित खींचती है, जिसके कारण अगर हम साहुल को भी अगर लटकाएंगे तो वो क्या होगा, पृथ्वी के सेंटर, केंद्र की ओर रहेगा, तो जिसके कारण हमें सेंटरिंग, केंद्रण का पता चलता है। तो किस लिए होता है, अच्छा सेन सर्वे में क्या काम आता है कि प्लम बॉब का, तो हम लोग ये आरेखन छड़ जो हमारी है, तो अब अगर आरेखन छड़ हमारी तिरछी गलत पकड़ ली जाए तो भी दिक्कत है। क्यों, क्योंकि उसमें जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी तो यहां पर क्या होगा, फिर वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगर तिरछी हो गई आरेखन छड़, तो इस वजह से गलत मार्किंग हो जाएगी, गलत हमें दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि हम
वर्टिकलिटी ऑफ रॉड, आरेखन छड़ की ऊर्ध्वाधरता चेक करने के लिए कि भाई हमारी जो आरेखन छड़ है तो वो सीधी है कि नहीं, वर्टिकल है कि नहीं, इसको जांचने के लिए हमें क्या है, प्लम बॉब की आवश्यकता पड़ती है चेन सर्वे में। नेक्स्ट भी बात करते हैं मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा। तो लकड़ी के हथौड़े की किस काम में प्रयोग आता है, खुटियों को ठोकने के लिए। सिंपल सी चीज, लकड़ी का हथौड़ा होता है। तो लकड़ी का हथौड़ा इसलिए लिया जाता है कि भाई स्टील या हम आयरन का इसलिए नहीं ले सकते हैं कि उससे क्या होगा कि खुटियां हमारी खराब हो जाएंगी। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि लकड़ी का हथौड़ा लेते हैं, जिससे कि वो आसानी से उसमें ठोकने के काम भी आ जाए और क्या हो कि खुटियां हमारी खराब भी ना हो। नेक्स्ट क्रॉस स्टाफ, गुनिया यंत्र। तो जनरली गुनिया यंत्र हमारा एंगल को कोण सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार की गुनिया होती हैं, जैसे कि ओपन, खुला। एक तो खुला 90 डिग्री कोण हम लगा सकते हैं उससे। दूसरा होता है फ्रेंच अष्टभुजाकार। तो अष्टभुजाकार से हम लोग 45, 90, 135 आप भी समझ रहे हो। तो देखो ओपन क्या होगा, ओपन आपका ऐसे करके ये आपका होता है, तो इससे हम 90 डिग्री सिर्फ लगा सकते हैं। अगर अष्टभुजाकार कह दें तो ये आपका ठीक इसमें आप बना नहीं सकते हैं, 3D होगा, तो कुछ इस प्रकार से हम कह दें कि ये 90 डिग्री पे होता है ऐसे क्रॉस में, ठीक। तो इससे हम सिर्फ 90 डिग्री का ही हम लगा सकते हैं कोण। अष्टभुजाकार कह दे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें 8 भुजाएं यूं करके होती हैं। तो अब इसमें क्या होता है, हर तरफ से ऐसे अष्टभुजा होता है, तो यहाँ से ये स्लिट कटी होती है, जिसके कारण हम 45, 90, 135 कोण तक हम लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तीसरा होता है एडजस्टेबल। तो इसमें क्या होता है कि ये एडजस्ट होता रहता है, इसको हम अपने मन से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी कोण को हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिर ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर आपका ऑप्टिक्स पे बेस्ड होता है, यानी कि रिफ्लेक्शंस पे लाइट की। तो फिर इसका मुख्य सिद्धांत क्या है जो आपसे पूछा जाता है ज्यादातर, तो सिद्धांत का क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम टू सरफेस डेविएट ट्वाइस द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि हम बात करें तो परावर्तित किरणें यानी कि जो भी हम उसमें किरण परावर्तित कर रहे हैं, जो भी 2 कोणों द्वारा परावर्तित हो रही है किरण, ठीक, तो उनका जो परावर्तित किरण का जो कोण होगा, वो दोनों जो आपके मिरर लगे होंगे, उन दोनों कोण के बीच का जो कोण बन रहा होगा, दोनों मिरर के यानी कि दोनों दर्पणों के बीच का कोण उससे दुगना होता है।